इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में पिछले हफ्ते हम बातचीत कर रहे थे जाने माने प्रसारक और लेखक भारतेंदु विमल से, और बातों का सिलसिला रेडियो में बोलने की शैली पर आकर रुक गया था। दरअसल रेडियो में बोलना आसान काम नहीं है। हर कार्यक्रम के लिए एकदम अलग शैली की जरूरत होती है और बदलते हुए वक्त के मुताबिक खुद को ढालना भी पड़ता है। तो विमलेंदु जी बताइए कि शैली को लेकर आपने किस तरह का काम किया है? आप हमेशा बड़ों से सीखते हैं। जैसे बड़े लोग जो थे, जो हमसे सीनियर थे, जो काम कर रहे थे पहले से, उन लोगों के गाइडेंस में रहते हुए और कुछ थोड़ा हमारे अंदर नेचुरल एक चीज थी, तो धीरे धीरे करके हो गया। लोगों को अच्छा लगने लगा तो हमें पता लग गया कि भाई ठीक है, ये शैली अच्छी लगती है, ठीक लगता है, उसी में चल पड़े। लेकिन उसमें एक बात जरूर मैं कहूंगा कि रेडियो में आपकी शक्ल तो जाती नहीं लोगों के सामने, शक्ल सूरत से तो लोग आपको पहचानते नहीं है। पहचानते हैं आपकी शैली से, पहचानते हैं आपकी आवाज से, पहचानते हैं आपकी भाषा से। लेकिन वहां पर खास एक बात यह है कि अगर आप उसको बहुत मोनोटोनस कर देंगे, एक ही तरह की शैली रहेगी, तो काम नहीं चल पाएगा। क्योंकि रेडियो में आपको विविध प्रकार के कार्यक्रम है, तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। अब मान लीजिए कोई सीरियस टॉक है तो मैं उसे खेल की शैली में तो नहीं कर सकता, बिल्कुल, है ना। इसी तरह से अब खेल का कार्यक्रम मैं कर रहा हूं तो उसको उस शैली में करना पड़ेगा। कोई मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहा हूं तो उसमें एक लालित्यपूर्ण जो भाषा है, जो उसकी शैली है, वो थोड़ी सी अलग होगी। मतलब जो जिस तरह का कार्यक्रम है, थोड़ा सा उसके अनुसार ढाल लेना, शैली को भी और भाषा को भी। ये सीखा भी कुछ थोड़ा सा हमारे अंदर भी होगा तो मुझे लगता है कि लोगों को अच्छा लगता था, हमारे साथियों को भी और शायद सुनने वालों को भी। जी, प्रसारण के आपके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ बांटें तो बहुत अच्छा लगेगा। दिलचस्प घटनाएं आप कहेंगे तो मेरा संबंध जो रहा है वो कुल मिला जुला करके 25 साल का रहा है जी, जिसमें मैंने फुल टाइम प्रोड्यूसर के तौर पे तो 3.5-4 साल ही काम किया, लेकिन उसके अलावा कैजुअल्स या आउटसाइड कंट्रीब्यूटर, मतलब एक फ्रीलांसिंग के तौर पे बहुत किया। हाँ, ये बात सच है कि फ्रीलांस करते हुए भी कई बार हम फुल टाइम प्रोड्यूसर से ज्यादा काम कर लेते थे। इतना लोगों का प्यार था कि हर प्रोड्यूसर अपने कार्यक्रम में शामिल कर लेता था, तो हम होते भी थे, हमें पैसे भी मिलते थे, शौक भी था। दोनों ही चीजें जहां हों कि आपका शौक भी पूरा हो रहा है और आपको पैसे भी मिल रहे हैं, आपकी रोजी रोटी भी चल रही है, तो आप करेंगे। हम भी करते रहे। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें हैं कि जो बड़ी दिलचस्प हैं। लेकिन एक बात मुझे जो आपने कही याद आती, कई बार हम लोग कैसी गलतियां कर बैठते हैं। जी बिल्कुल, अनायास हो जाती है। तो हमारे सीनियर कलीग थे विश्व दीपक त्रिपाठी जी, वो आजकल कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे और नेपाल के उस समय के जो महाराज थे तो उनकी मृत्यु हुई। तो उस संदर्भ में बोलना था तो दीपक जी से कुछ, मेरा ख्याल है महाराज महेंद्र की जगह स्वर्गीय महाराज वीरेंद्र निकल गया। तो जहां तक मेरा ख्याल है वीरेंद्र जी महेंद्र जी के लड़के थे शायद जी। तो वो जो हो गया कि पुत्र को स्वर्गीय कह दिया, कहना था फादर को। तो बस खिंचाई हो गई हम सबकी, चिट्ठी आ गई एकदम ऊपर से और नेपाल से फोन आ गए। और वो सब्जेक्ट ऐसा था जो चलने वाला था, और 2-3 दिन वो कहानी चलने वाली थी। अगले दिन फिर हमारी वही की वही टीम। तो मैं अपने मन में ये सोच रहा हूं कि देखो, कल दीपक जी ने, हमारे प्रोड्यूसर जो थे कार्यक्रम के, उन्होंने ये गलती की थी, भाई हमसे ना ऐसा कहीं हो जाए, जुबान ना फिसल जाए। और एग्जैक्टली वही चीज मैंने भी की। इतना संभालने के बाद दिमाग में ये रहा कि ये नहीं कहना है, नहीं कहना है। हाँ। और वही कहा गया। अब आप हमारी हालत समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी बिजली गिरी होगी। बहुत, हम लोगों की बहुत खिंचाई हुई, बहुत पेशी हुई जबरदस्त, और बड़ी माफिया मांगनी पड़ी हमको भी। नेपालियों ये लोग जो हैं इस मामले में बड़े सेंसिटिव हैं, बोले हमारे जीते जागते महाराजा को आपने मार दिया। तो इस तरह की शिकायतें आ गई, फोन आ गए, दुनिया भर के लाइनें खटखटाने लगी। इस तरह की चीजें हुई हैं, बहुत सारी हुई हैं। तो हाँ, इंटरेस्टिंग वाकयात बहुत सारे हैं, लिस्ट बन सकती है उनकी। ये जो हमारी आपकी बातचीत है भारतेंदु जी, ये वो श्रोता भी सुन रहे हैं जो विविध भारती की दीवाने रहे हैं और विविध भारती के साथ दिन रात रहते हैं। इनमें वो लोग भी हैं जिनका बीबीसी से भी गहरा नाता रहा है, सुनहरे दिनों से रहा है नाता। मैं एक दिलचस्प काम आपको देने वाला हूं अब जी। और वो ये है कि कैसे आप तब बोला करते थे, उस शैली में थोड़ा सा बोलकर हमारे श्रोताओं को बताइए। और अगर मैं ये कहूं कि अब मैं भूल गया, इतना ये तो संभव नहीं है। शॉर्ट वेव 19, 25, 31 और 41 मीटर बैंड्स तथा मीडियम वेव 212 मीटर पर ये बीबीसी लंदन है।
खेल के मैदानों की सैर के लिए तैयार आप सभी को भारतेंदु विमल का नमस्कार। क्या बात है, एकदम रोमांचक पुराने दिनों की याद आ गई जब हम छात्र हुआ करते थे। और मैं ये कहूंगा कि सुबह की सभा सुने बिना दिन नहीं निकलता था हमारा। मतलब यूं नहीं होता था कि दिन की शुरुआत ठीक नहीं हुई अगर कभी मिस हो जाती थी। तो ऐसा नाता रहा है। मुझे बताइए कि प्रसारण ने आपके जीवन को किस तरह बदला है? सोचकर बोलना इसलिए पड़ रहा है कि जीवन को बदला तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। भाई सबसे बड़ी बात तो ये है, आप ये देखिए कि जिस समय हम काम कर रहे थे 45 मिलियन यानी कि तकरीबन 4.5 करोड़ श्रोताओं की संख्या थी हमारे सुनने वालों की जी। तो जब आप माइक्रोफोन के पीछे बैठ करके बिना किसी को देखे हुए और ना कोई आपको देख रहा है, आप अकेले बैठे हुए हैं कई बार और आप एक जगह पर बैठ करके बोल रहे हैं और आपके जहन में अगर ये चीज है कि भाई जो भी मैं बोल रहा हूं वो इस समय 4.5 करोड़ 4 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ आदमी सुन रहा है, आप घर घर में सुना जा रहा है। तो जब आपको ये महसूस हो, ये फीलिंग जो है, उस फीलिंग को मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है। तो आप जो उपलब्धि की बात कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी उपलब्धि तो मेरी है। दूसरी उपलब्धि है कि बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध बने, उनसे मुझे स्नेह, आशीर्वाद, प्यार, सहयोग, हर चीज मिली मेरे जीवन में। हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी हुए। और सबसे बड़ी सौभाग्य की मेरे लिए बात यह है कि मैंने आले हसन साहब, पुरुषोत्तम लाल पाहवा, भगवान प्रकाश, उस समय उन लोगों के साथ भी काम किया। और फिर उसके बाद में जो नई पौध हमारे बहुत बाद में आकर के जुड़ी, उन लोगों के साथ तक काम किया। और बीच के जो हमारे साथी थे सारे के सारे, उन सब के साथ। तो ये अच्छे संबंध, अच्छे मित्र मिलना, अच्छे लोगों के साथ काम करना, ये मेरी दूसरी उपलब्धि थी। और तीसरी जो है, जिसको मैं कहता हूं विटामिन एम, यानी कि मनी। कोई मुफ्त में तो काम करते नहीं थे जी। तो हमें पैसे भी मिले, हमारी रोजी रोटी भी चली। ये मेरी उपलब्धि रही है, ऐसा मैं मानता हूं। और धीरे धीरे आपके जीवन में आपका विकास होता है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि जिस दिन मैं पहली बार माइक्रोफोन पे बैठा था और उसके बाद जब मैं थोड़ा सा, जिसको आप बोलिए मैच्योर्ड पीरियड आया, जब मैं थोड़ा सा मैच्योर और हो गया, तो उस समय की भाषा में, शैली में, अदायगी में, इन चीजों में फर्क आया। तो वो चीजें जो आपको मिलती हैं, जो डेवलपमेंट आपका होता है, वो भी एक उपलब्धि है। और सारी यादें, इतनी सारी यादें हैं। मैं एक किताब लिखूं तो मतलब सैकड़ों पन्नों की किताब बन जाए सिर्फ उसी कार्यकाल के बारे में। मेरे जीवन की बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, दूसरे पक्षों को भूल जाइए जी। तो ये मैं मानता हूं कि हाँ, मैंने बहुत कुछ पाया है। लिखने पढ़ने का शौक लगातार रहा है, इस बातचीत में वो बार बार झलका है। तो मुझे बताइए कि ये जो कविताएं और गद्य लिखने का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था? शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी। मैं जब गुरुकुल में पढ़ता था, बहुत छोटा था, उस समय से मेरी शुरुआत थी। और मुझे याद आता है कि उन दिनों एक अखबार हुआ करता था और हमने एक वो प्रतियोगिता रख दी कि भाई सब कविताएं भेजो और हम उनको इनाम भी देंगे। तो कविताएं आ गई, हमने भी लिखी और कविताएं आई, उनको इनाम भी हमने घोषित कर दिए थे और फिर बाकायदे जज बन के छांटा। तो उस समय से मतलब ये इस तरह का एक शौक था। उसके बाद धीरे धीरे कुछ लेख लिखने लगे छोटी मोटी पत्रिकाओं में, तो वो थोड़ा थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ गया, दिलचस्पी और बढ़ गई। बाद में करते कराते मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ एक उपन्यास कई लिखे मैंने, लेकिन वो आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं। तो ग्रो करते हैं, मैंने जब सोचा कि अब इनको छापा जाए तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब ये जो मैंने लिखा है मैं इस समय वो नहीं हूं। ये मेरी भाषा, ये मेरी शैली, ये मेरी सोच अब नहीं है। तो वो फाइल में बंद करके वैसे के वैसे ही डाल दिए जी। तो कुछ नया लिखा जाए। तो फिर मैंने एक उपन्यास लिखा, सोन मछली। और मेरा ये सौभाग्य है कि सोन मछली को स्वर्गीय कमलेश्वर जी का आशीर्वाद, उनका वरद हस्त मिला, वो इस रूप में कि उन्होंने इसकी भूमिका लिखी। और भूमिका में मुझे उनका बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला। उन्होंने कहीं का कहीं मेरे उपन्यास को अपनी भूमिका से पहुंचाया दिल्ली में, उससे वो प्रकाशित हुआ। तो उससे और मेरी थोड़ी रुचि बढ़ी, उत्साह बढ़ा। आजकल थोड़ा सा गद्य की ओर तो ठीक है, उपन्यास मेरा एक और भी तैयार है और वो ब्रिटिश सब्जेक्ट है जिसके ऊपर है ये, क्योंकि ब्रिटेन में मैंने 8 साल सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की जी। और बड़ा इंटरेस्टिंग जॉब था, और लेकिन इंटरेस्टिंग और बड़ा रिवॉर्डिंग भी था। वो मैं
वैसे तो एग्जीक्यूटिव था सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन वो जॉब जो मेरी थी वो लोन पेरेंट एडवाइजर बोलते हैं, यानी कि जो अकेली माँ या अकेले पिता जो अपने बच्चों को पाल रहे हैं उनको एडवाइस करना, उनको सलाह, उनका सलाहकार कि वो अपने जीवन को किस तरह से सुधारें, किस तरह से आगे बढ़ें, किस तरह अपने को डेवलप करें, किस तरह से वो फिर मेन स्ट्रीम में आए, कमाएं और अपने पैरों पे खड़े हों। तो वो जो मेरा अनुभव था उसको मैंने उस उपन्यास में थोड़ा सा वहां से प्रेरणा लेकर के लिखा है, लेकिन वो जब समय होगा तो देखिए वो भी छपेगा। बिल्कुल। लेकिन दूसरा मेरा इंटरेस्ट जो है वो पद्य और गद्य दोनों में रहा है। आजकल कविताएं, गीत तो ठीक है मैंने लिखे हैं, लेकिन गजलों का थोड़ा नया शौक चल रहा हुआ है, तो कुछ गजलें लिखता हूँ, कोई मुशायरे में बुला लेता है, कवि सम्मेलन में बुला लेता है, और पढ़ते हैं, लोगों का प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, तारीफ मिलती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम में भी आप अपनी कोई गजल सुनाएं। ठीक है, याद तो नहीं रहती है, लेकिन चलिए एक छोटी सी गजल, मैं छोटी छोटी गजलें लिखता हूँ, और गजल का कहते हैं कि एक वो है कि 5 शेर हो तो गजल मानी जाती है, उससे कम नहीं, और ज्यादा तो आप लिख सकते हो। जो 5 शेर की छोटी सी गजल है, शायद आपको अच्छी लगे, और हमारा ये जो बात आज, हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही, शायद उन लोगों को भी स्नेह मिले, उन लोगों का। इरशाद। आसमां जैसा तो मेरा कद नहीं है, वाह। आसमां जैसा तो मेरा कद नहीं है, पर मेरी दीवानगी की हद नहीं है। क्या बात है, दीवानगी की हद नहीं है। आसमां जैसा तो मेरा कद नहीं है, पर मेरी दीवानगी की हद नहीं है। 2 किनारों में समुंदर कैद है, पर 2 किनारों में समुंदर कैद है, पर मौजे तूफान के लिए सरहद नहीं है। क्या बात है, क्या बात। मौजे तूफान के लिए सरहद नहीं है। जख्म खाकर मुस्कुराना आ गया है, वाह। जख्म खाकर मुस्कुराना आ गया है, दर्द का एहसास अब शायद नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। दर्द का एहसास अब शायद नहीं है। बन गई मीनार मेरी जिंदगी की, वाह। बन गई मीनार मेरी जिंदगी की, बस यही अफसोस है गुंबद नहीं है। क्या बात। बस यही अफसोस है गुंबद नहीं है। मंजिलों की खोज में निकले हैं धारे, मकता है जी। मंजिलों की खोज में निकले हैं धारे, साहिलों को काटना मकसद नहीं है, साहिलों को काटना मकसद नहीं है। क्या बात है, क्या बात है विमल जी, बहुत अच्छा लगा। और प्रसारण के आपके अनुभव, आपकी जीवन यात्रा और आपकी रचनात्मकता से हमें और हमारे श्रोताओं को वाकिफ होने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, मुझे मौका देने के लिए कि एक बार फिर माइक्रोफोन के। आदत मेरी ये है कि ज्यादातर इंटरव्यू करता रहा हूँ, कभी मेरा कोई इंटरव्यू करे तो ये एक अलग ही इसका ये मेरा सौभाग्य था। बहुत शुक्रिया। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने प्रसारक और लेखक भारतेंदु विमल से अपने दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम संपन्न होता है। इनसे मिलिए।